नमस्कार, खास मुलाकात देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। खास मुलाकात आज उन शख्सियत के साथ जो कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं और साथ ही कांग्रेस के गठबंधन में जो सीट इस बार जिसकी जिम्मेदारी के साथ वो चुनाव में उतर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने चुनाव को जीता। खास मुलाकात में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग से। सर, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया की खास प्रस्तुति में आपका। धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन सर शुरू हो चुका है। फाइनल काउंटडाउन ही से अब हम समझ रहे हैं क्योंकि चंद दिन रह गए और परीक्षा की घड़ी नजदीक है। सबसे पहली प्रतिक्रिया तो क्योंकि परीक्षा से पहले नर्वसनेस होती है, क्या नर्वसनेस है अभी? देखिए, मेरे साथ डिफरेंट है। जब दिसंबर 2018 मैंने चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जो भी मैंने विजन देखा था 2018 में एक भरतपुर के लिए नया भरतपुर बनाने का, उस संकल्प को लेते हुए काम कर रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है, निश्चित रूप से जब कोई भी परीक्षा होती है तो स्ट्रेस तो होगा ही, इट्स ए नेचुरल, मैं समझता हूँ। तो वो एक स्ट्रेस तो रहता ही है, लेकिन फिर भी जनता का जो प्यार मिल रहा है उससे वो जो स्ट्रेस और टेंशन खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि नर्वसनेस से ज्यादा एक्साइटमेंट है आपको चुनाव में उतरने की, और बीती बार की जो जीत है वो इस बार कार्यकर्ताओं के जरिए या फिर परिवार के सहयोग के साथ और ज्यादा परिलक्षित हो रही है। चलिए उस पर भी लौटेंगे, लेकिन सुभाष गर्ग जी, कोशिश हमारी है कि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जाकर प्रत्याशियों के जहन में तो क्या चल रहा है ये जाने, लेकिन कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति, जनता के मन के मूड को जाने। लेकिन जैसे ही भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में हम एंटर करते हैं, हम देखते हैं कि विकास के बड़े बड़े आयाम यहाँ पर स्थापित पिछले 5 सालों में हुए। भले वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, 2 बड़ी प्रायोरिटीज आपकी रही। इस बार चुनाव में आपके विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या वजह? देखिए, जब मैं 2018 में चुनाव लड़ा था, उससे पहले लगभग अराउंड 2.5 ईयर्स मैं पूरे क्षेत्र में घूमा था। शहर में मैंने जन चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से, गांव में गांव की बात के माध्यम से मैंने पूरे क्षेत्र को देखा था, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं। लोगों से डिस्कशंस हुए, संवाद कायम किए, जन संवाद कायम किए। सारे कांग्रेस और मैं उस वक्त कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, उस वक्त लोकदल का टिकट तो बिल्कुल लास्ट डे मुझे मिला जो गठबंधन में दे दी गई। तो सभी कांग्रेसी लोग जो हैं, सारे कार्यकर्ता, हमारी टीम, और उसमें वो टीम रिटायर्ड शिक्षक, कर्मचारी, रिटायर्ड, मेरे फ्रेंड्स, परिवारजन, शुभचिंतक, सभी लोगों का सहयोग मिला। तो उससे एक माहौल बना, क्योंकि पिछले जो विधायक थे वो लगातार 3 बार जीते थे। तो उन 15 वर्ष का जो काल था उसमें क्या स्थितियां रहीं, क्यों, क्या कारण है, तो उस चीज़ को देखा तो लोगों को एक होप लगी, एक होप जागृत हुई कि ये व्यक्ति शायद एक विकल्प पैदा कर सकता है। तो मैं समझता हूँ एक रहा, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, चुनाव हुआ, और उसके आधार पर उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं आगे चला। जो भरतपुर की कुछ प्रॉब्लम्स थी मेन, उन पर फोकस किया। उस वक्त मैं राज्य मंत्री हुआ करता था, इसका मेडिकल हेल्थ मेरे पास हुआ करता था। तो भरतपुर में एक शानदार प्रबंध, जैसे माननीय अशोक गहलोत जी ने पूरे देश और दुनिया के सामने राजस्थान का मॉडल प्रस्तुत किया, उसी तरह से भरतपुर में भी मतलब बेस्ट प्रबंधन हुआ, जिसको विपक्ष के लोग भी सराहते हैं। और जहाँ तक कामों का जिक्र किया, तो आप ये इंटरव्यू कर सकते हैं पूरे भरतपुर में, लोग ये तो कहेंगे, विरोधी भी वो तो कहे काम तो कराएं, वही जरूरी है। और वही जो ऊर्जा है काम की, विकास की, वो जो ऊर्जा है, जो एक संतुष्टि मिलती है, वो जब मैं रात को लौटता हूँ तो वो सारा स्ट्रेस, टेंशन सब खत्म हो जाता है। यकीनन, क्योंकि सुबह से आप लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क में जुटे हैं, लेकिन देर रात भी आपके चेहरे पर शिकन महसूस नहीं हो रही और ना ही वो मुझ तक पहुंच भी पा रही है, क्योंकि आपके चेहरे पर वही मुस्कुराहट। लेकिन सुभाष गर्ग जी, एक चीज तो है, क्योंकि जब अनुभव हो जाता है राजनीति का, साथ ही साथ आप कई वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, 36 कौम का आप जिक्र करते हैं, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि अगर कोई युवा नेता है, कोई ऐसे प्रतिनिधि है, तो युवाओं के साथ जुड़ाव होगा, महिलाओं की बात करती है। लेकिन आपके साथ मैंने देखा कि सभी वर्ग के लोगों का जुड़ाव है, भले वो युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सब आप में अपने नेता को देखते हैं। ये 5 साल का एक तोहफा आप मानते हैं, या फिर 5 साल का जो कार्य आपने किया उसके वजह से जो विश्वास जनता का डेवलप हुआ, उसको आप योगदान देना चाहते हैं? देखिए, युवा और अनुभव, तो ये तो मैं कह सकता हूँ इस वक्त जो उम्मीदवार हैं कि जनता तय करती है, और जनता मुझको कहती है कि ये एनर्जी कैसे आती है। तो मैं उनसे कहता हूँ, ये जो एनर्जी आती है, मैं लगभग 7:30 बजे घर से निकलता हूँ, और अभी आप देख रहे हैं कई बार 10, 10:30 लौटता हूँ। एक हमारी टीम का भी वही हाल है, सुबह से लगती है, रात भर जगती है, काम करती है। तो वो जो एनर्जी मिलती है, लोगों का विश्वास की जो एनर्जी मिलती है,
वो सारी थकान को दूर कर देती है और एक नया जैसे सवेरा होता है, फिर एक नई एनर्जी मिलती है, फिर काम पर निकलते हैं। और वो एक जो सेवा ही कर्म सेवा ही धर्म का जो संकल्प है ना, और देखिए मैं 65 ईयर्स में रन कर रहा हूँ, ठीक। और मैं एक जो सोचता हूँ, लोग कुछ भी कहें मेरे बारे में, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, सही क्या है, आप क्या सोचते हो वो काम करते रहिए। मेरा ये सिद्धांत। आप दिल की सुनते हैं, दिल की सुनता हूँ और दिल तक आपकी आवाज लोगों की पहुंचती भी है। लेकिन चलिए अगला सवाल, क्योंकि लौटेंगे आपके पूरे कार्यकाल पर, आपने क्या क्या सौगातें दी उस पर तो बात करेंगे, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए वो सीट जीतना, हालांकि गठबंधन के साथ उस पर लगातार 3 बार से विधानसभा चुनाव हार रही थी। 2003 के बाद हार लगातार मिली, लेकिन आपके तौर पर जब एक विकल्प को पाया और विकल्प ने जीत दिलवाई, तो दोबारा जब पूरी माथापच्ची हो रही थी पूरी 200 विधानसभा सीटों पर, कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे, इस सीट पर भी कई दावेदार थे, कई नाम सामने आए, लेकिन अंतिम मोहर आपके नाम पर लगी। वो लोग फॉर्म भरते हैं, लोकतंत्र में अधिकार है सबका, लेकिन दावेदार कोई नहीं था। और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भी और मेरे नेतृत्व ने भी, हर पार्टी जब टिकट देती है या नाम विचार करती है तो फीडबैक सर्वे होते हैं, आप भी जानते हैं। उसके आधार पर जनता का मूड क्या है, इलेक्शन जीतना हारना एक अलग चीज़ है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन जनता का मूड जरूर मालूम पड़ जाता है। और उस रूप में मैं ये कह सकता हूँ, वो जनता का जो फीडबैक मिला, भाई क्या स्थिति है वर्तमान विधायक की, क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है, उसके आधार पर उन्होंने तय करके निर्णय लिया। और मुझे खुशी है आज कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे 3600 कौमों का प्यार और विश्वास मिल रहा है और उसी के आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, 2018 में जब आप निकले होंगे जनसंपर्क के लिए, तो जनता की अपने विधायक से, होने वाले भावी विधायक से कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती है। उस समय क्या जनता की उम्मीदें थी जिस पर आपने बिंदुवार काम किया, और अब आने वाले 5 साल के बाद चूंकि चुनाव हो रहे हैं, अब क्या लगता है कि जनता की एक्सपेक्टेशंस अपने भावी उम्मीदवार के साथ, प्रत्याशी विधायक के साथ? देखिए, जब मैं जनता के बीच में गया चुनाव लड़ने से पहले, करीब 2-2.5 साल का काल था, 15-16 के लास्ट में मैंने शुरू कर दिया था घूमना आना जाना। 2.5 साल पहले लगभग? 2.5 साल पहले लगभग। उससे पहले मैं चेयरमैन था बोर्ड का, तो तब भी आता जाता रहा था। ये मेरा जहाँ जन्म मेरा इसी विधानसभा क्षेत्र के गांव पीपला में हुआ है, यहीं पढ़ा, यहीं नौकरी भी की, तो वो कनेक्टिविटी तो रही। पर मैं ये कह सकता हूँ, जब मैं घूमा तो मेरी प्रायोरिटी जब मैंने देखी यहाँ हालात क्या हैं गाँव के और शहर के। शहर में जो हालात थे, एक तो CFCD पानी भराव की समस्या, जो मैं जब भी रहता था तब भी वही थी, पानी भराव की समस्या, पानी जमाव की समस्या, तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वो एक फोकस था। दूसरा यहाँ का था जो शहर की हालात है, पार्कों की स्थिति, ये सारी स्थिति। तीसरा सड़कों की हालत जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था। चौथा मेडिकल का हाल। ये गाँव के क्षेत्र में क्या सबसे बिजली की बड़ी प्रॉब्लम थी, बिजली, रात को बिजली मिलती थी, रात की ठंड में किसान को बिजली मिलती थी तो पानी सिंचाई करनी पड़ती, तो बड़ी पीड़ा होती थी मुझे। तो वो एक काम था। बिजली का तंत्र यहाँ काफ़ी ख़राब था, ट्रिपिंग की प्रॉब्लम, वर्कलोड की प्रॉब्लम। चौथा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, संभागीय हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जो यहाँ होने चाहिए थे, भरतपुर ड्यू था। उसमें मैं देखूँ तो 4 कॉलेज थे यहाँ सरकारी सेक्टर में। मेडिकल कॉलेज खुला ही था, इंजीनियरिंग कॉलेज, एक हायर एजुकेशन का MSc कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज। अब जो आज की स्थिति में उन कॉलेजों की संख्या लगभग 12 हो रही है। और जनता ने, भगवान ने मुझे शक्ति दी, इस सेवा करने का एक राजनीति में आया, और तब वो जो है वहाँ एक गर्ल्स कॉलेज जहाँ 150 बच्चियाँ, सेकेंड ईयर है अभी सर, 150 बच्चियाँ वहाँ शिक्षा ले रही हैं, और आसपास केवल राजस्थान की नहीं यूपी की बच्चियाँ वहाँ से आती हैं पढ़ने। तो इन सारी चीज़ों का मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि डेवलपमेंट प्लानिंग क्या होती है, कैसे काम हो सकते हैं, कैसे कराएं। तो एजुकेशन हब को लिया, फिर मेडिकल हब मैं बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में जब मैं विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ तो केवल 3 PSC थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब उनकी संख्या बढ़कर के 12 हो गई। और बिल्कुल जो RBM अस्पताल है उसमें बाहर से भी, यूपी से भी आकर लोग इलाज करवा रहे हैं, और नई सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है सब कुछ। ये एक चीज़ जो हमने पाई और देखी, लोगों से सुना आपके बारे में। तो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, और जनता क्लिनिक का जो कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री लेके आए थे, निरोगी राजस्थान का संकल्प, आज भरतपुर, मैं कह सकता हूँ जयपुर और जोधपुर के बाद 3rd सिटी है जहाँ सबसे ज़्यादा जनता क्लिनिक है। छोटी बस्तियों में जो हमारे गरीब लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वहाँ जनता क्लिनिक खुलवाएंगे। 6 कॉलेजों को छोड़ दें, 7वां बच्चा प्रायोरिटी मेडिकल कॉलेज भरतपुर को देता है। तो इट्स ए प्राउड फॉर भरतपुर
एक ब्रांड वैल्यू बनती है ना। तो कुल मिलाकर के जो फोकस है वो खासतौर पर दो बुनियादी चीजें, शिक्षा और चिकित्सा, बिजली का भी इस पर भी आप करा। मेरे यहाँ मुश्किल से दो या तीन GSS थे, अब 7 GSS हो रहे हैं। अब देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने GSS को तंत्र को मजबूत किया। 132 kV का GSS फुलवारा में, 400 kV का GSS हमने, माननीय विश्वेंद्र सिंह जी ने भी मिलकर के हमने कुम्हेर में लगवाया, जो पूरे संभाग के लिए काम करेगा। अब मैं खुशी से ये कह सकता हूँ गौरव के साथ, लगभग 60-62 गाँव में पानी पहुँच चुका है, जल जीवन के भी कनेक्शन हो चुके हैं। और मेरा टारगेट है, इस शायद उम्मीद है कि 24 तक वो हो जाएगा। इसके अलावा 731 करोड़ रुपए की एक योजना और स्वीकृत करा करके चंबल की एक पाइपलाइन अलग से डाली जाएगी, जो धौलपुर से लिफ्ट किया जाएगा। और वो योजना, उसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, 20 महीने का उसका टाइम पीरियड है, तो वो मिलेगा। तो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति को 155 लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को 55 लीटर के हिसाब से पानी मिलेगा। और वो हमने 2050 की जो डिमांड है भरतपुर की पॉपुलेशन के हिसाब से, उसके आधार पर तय किया और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। हमें यमुना का पूरा जो समझौता हुआ था वो नहीं मिल रहा है पानी, वो मिल जाए तो हमारे क्षेत्र में, मैं कह रहा हूँ एक तरह से हरित क्रांति जैसे हुई, वैसी एक दूसरी क्रांति भरतपुर में कृषि के क्षेत्र में हो जाए। पहले 23 बांध जोड़े गए थे, अब 56 बांध जोड़ करके 79 बांध की योजना, जिसमें भरतपुर का अजान बांध भी जोड़वा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ बीजेपी को, अन्य उम्मीदवारों को, आप डिबेट करिए, तीनों उम्मीदवारों को बैठाइए और फिर डिबेट कर लीजिए, जनता को बिल्कुल सर, आत्मविश्वास उस बिल्कुल पैरामीटर पर है कि लगता है कि जब डिबेट होगी तो क्योंकि आपने कार्य किया है और आपकी बातों से जो कहा नजर भी आता है, जो कहा वो किया। तो विकास के क्या काम किए हैं और क्या करने हैं, इस पर तो बात कर ही रहे हैं सुभाष जी, लेकिन और भी बातें करना आपसे बाकी है। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरतपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद है। लगातार बातचीत का सिलसिला उनसे जारी है और बड़े बेबाकी से वो अपने विकास कार्य जो कि उनके कार्यकाल में उन्होंने किए और आने वाले दिनों में अगर चुनावों में एक बार फिर से जीत उनकी होती है तो क्या करने का विजन है, ये सभी बता रहे हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर, प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर आक्षेप करती है, कटाक्ष करती है और ये कहती है कि प्रदेश में व्यवस्थाएं खराब हुई। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की राजनीति जिस ओर जा रही है राजस्थान के संदर्भ में, आप कहां मानते हैं उसे? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, लेकिन जनता जो बोलती है, इस बार 200 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि केवल कांग्रेस के या सहयोगी जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में काम किया। उन्होंने इस तरह से पॉलिसी प्लानिंग की कि सभी क्षेत्रों का लाभ हो, क्योंकि हमारा फोकस ये नहीं है कि कुछ चुनिंदा जो कांग्रेस के MLA हैं या सहयोगी दलों के संगठन हैं के MLA हैं वहीं काम किया जाए। काम किया है और काम बोल रहा है। फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के चलें, 7 गारंटी की जो योजनाएं दी हैं उन योजनाओं पर बात करिए। OPS को ख़त्म किया, 10,000 रुपये अभी जो दिया है परिवार की जो मुखिया होगी जन आधार कार्ड में, उसको 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे, हर गरीब और हर औरत को मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि कांग्रेस की नियत फ्री रेवड़ी, फ्रीबीज बांटने की हो गई है, जनता को इस तरह से अट्रैक्ट करना चाहती है। लेकिन जनता ये कहती है कि अगर जो चुनिंदा लोग हैं उन्हें मिलता भी है तो उसमें हर्ज ही क्या है? आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्यों फॉलो कर रही है कांग्रेस की इस कार्यक्रमों को? बीजेपी अपने राज्यों में क्यों फॉलो कर रही है? MP में फॉलो किया नहीं किया? तो उनके पास कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है। वो दूसरे बांटते हैं तो रेवड़ियाँ नजर आती हैं, खुद बांटते हैं, चाहे केंद्र सरकार बांटती है चाहे उनकी राज्य सरकार बांटती है, वो उनको रेवड़ियाँ नजर नहीं आती है। मतलब बड़ा अफसोस होता है। मान लीजिए किसान के खाते में वो 2,000 करके देते हैं और हम 10,000 रुपये देते हैं, तो हमारे 10,000 रुपये तो रेवड़ियाँ हैं, उनके वो पैसे रेवड़ियाँ नहीं है। हमारा फोकस है गरीब को। देखिए, एक थ्योरी होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एक थ्योरी होती है डिमांड क्रिएट करके सप्लाई को बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, लोगों की जनरेशन होती है। एक क्या है, परचेजिंग पावर नहीं होती है लोगों के पास, परचेजिंग पावर दे करके फिर डिमांड क्रिएट की जाती है और फिर जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो डेवलपमेंट की थ्योरी है। अब उनके समझ में आता नहीं है डेवलपमेंट की थ्योरी क्या होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये किसी भी गरीब आदमी की सहायता करना, चाहे वो कह सकते हैं वेलफेयर स्कीम से, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स का कंसेप्ट ये है ना कि फॉर द स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट का वेलफेयर कंसेप्ट तो ये वेलफेयर स्टेट।
तो जब लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार चलाई जाती है तो पब्लिक के लिए तो है तो पैसा पब्लिक का ही ना, टैक्स के जरिए ले रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं। आज कोई भी साधन दे रहे हैं, उससे इनकम जनरेशन हो रहा है ना, इनकम जनरेशन हो रहा है तो डिमांड का क्रिएशन हो रहा है, डिमांड का क्रिएशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर इनकम भी बढ़ेगी। आज क्यों जीएसटी का कलेक्शन जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसके बावजूद भी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है ना, तो इस बात का पैरामीटर है ना। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये उनका आरोप जो है वो लगाते रहते हैं। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए, क्योंकि अब तो बहुत ही कम समय रह गया है और 3 दिसंबर के दिन सभी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले अब क्योंकि एक एक दिन काफी महत्वपूर्ण है, लगातार जनसंपर्क में आप जुटे हुए हैं, जनता के बीच पहुंच रहे होंगे, जनता का इस बार मूड क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, जनता जो बोल रही है, मेरी टीम साथ होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ मेरा जीत का मार्जिन, मैं जो आकलन कर रहा हूँ वो डबल भी हो सकता है पिछले बार से। बाकी अंतिम फैसला तो जनता को करना है, लेकिन जो चुनाव है, क्या आप जानते हैं इसमें जातिगत समीकरण भी कई बार बनते हैं, एक दिन में इलेक्शन भी कई बार कुछ हो से बदल जाता है, रात में इलेक्शन का फेस बदल जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ, मुझे जो जनता का प्यार मिल रहा है ना क्षेत्र में जा कर के, अब यूँ तो 100% परफेक्शन तो कोई नहीं कर सकता, 100% काम तो कोई नहीं करा सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है शहर में ग्रामीण क्षेत्र दोनों में, तो मैं कह सकता हूँ उसमें मैं ये कह सकता हूँ बड़ा संतुष्ट नजर आता हूँ, और वो मेरी जो संतुष्टि है मेरी सारी थकान को दूर कर देती है। बाकी अच्छा, आपने जनता जो जाति फैसला समीकरण का जिक्र किया, क्योंकि अक्सर लोग इस पर बात भी नहीं करते, ना करना चाहते, लेकिन अच्छी बात है कि आपने जिक्र किया। भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण अगर हम जानने की कोशिश करें या समझे कि है या नहीं, क्या आपको लगता है? तो मैं तो मानता नहीं जातीय समीकरण को, बनता है जातीय समीकरण, लेकिन अल्टीमेटली 3600 कौमों का जिसको विश्वास मिलेगा वो जीतता है। पिछली बार भी मेरी कम्युनिटी के 3 लोग, एक बीजेपी से, मैं कांग्रेस और लोकदल से, और एक आम आदमी पार्टी से लड़े थे। कई बार पार्टियां ये सोचती हैं कि एक ही जाति का व्यक्ति को टिकट 2 पार्टियां क्यों दें, ये होता है अक्सर, अभी भी वही हुआ है, कई सीटों पर हुआ अभी है। नहीं, भरतपुर में ही हुआ है, बीजेपी से भी मेरी जाति के हैं, कांग्रेस से और लोकदल से मैं हूँ, और बसपा से अन्य जाति के, तो ये अभी भी हुआ है, लेकिन पिछली बार 3 थे, इसके बावजूद जनता ने मुझे प्यार दिया। तो मेरा मानना जातीय समीकरण भी कई बार फेल हो जाते हैं, देने की कोशिश तो करते हैं, समीकरण पे बेअसर हो जाता है, एक कंसिडरेशन तो होता है, लेकिन मैं अगर कह सकता हूँ जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, अगर उसकी नकारात्मकता क्षेत्र में नहीं है, मेरा ये मानना, तो जातीय समीकरण फेल हो जाते हैं। नकारात्मकता है तो कई बार जातीय समीकरण सफल हो जाते हैं, पर मुझे खुद पर विश्वास है, जनता जानती है सब, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो मैं समझता हूँ वो फैसला करेगी और मुझे स्वीकार होगा। चलिए ये बताइए, क्योंकि अब 3 दिसंबर के बाद में तो तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, और उसके बाद में जल्द से जल्द अगर जिम्मेदारी मिलती है तो पहली 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्षेत्र के लिए करने वाले हैं? पुरानी चीजें या फिर कोई नए नवाचार? इट इज टू अर्ली से एनीथिंग अबाउट दिस। हाँ, पर यह है निश्चित रूप से जनता मुझे एक मौका देगी, और मैंने अपना एक रोड मैप बना रखा है, उस रोड मैप को आने वाले समय पर मैं डिस्क्लोज भी करूंगा जनता के सामने कि मेरा विज़न क्या है, और विज़न मेरा जो है विज़न फॉर न्यू भरतपुर है, और वो न्यू भरतपुर का कंसेप्ट, कुछ काम उस पर चल रहा है, कुछ काम आगे लिए जाएंगे, और निश्चित रूप से सरकार जैसा लगता है रिपीट हो रही है, और मंत्री बनना ना बनना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मेरा तो एक ही लक्ष्य विधायक बनना, और विधायक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जिम्मेदारी के साथ लोगों सारे लोग तो मंत्री बन नहीं सकते, 200 विधायक होते हैं, 200 में से जितनी पार्टी सत्ता में आती है उसके जितने भी 100 से ऊपर जो भी होते हैं, तो 30 व्यक्ति मैक्सिमम बन सकते हैं, तो बाकी लोग तो बन नहीं सकते। तो मैं तो कभी मंत्री पद के पीछे कभी नहीं भागता हूँ। ये दूसरी बात है कि मुझे पहली बार विधायक बना, पहली बार में मंत्री पद मिल गया, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व, लोकदल का और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का रहा। लोग इस पर यह भी कहते हैं क्योंकि सीएम अशोक गहलोत के काफी करीबी आपको माना जाता है, और देखिए ये लोगों की गलत धारणा है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काम को प्राथमिकता देते हैं, मेरी और उनकी क्या रिलेशनशिप है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी काम को प्राथमिकता देते हैं, वर्क्स जो है, मेरिट जो है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और शायद उसी के आधार पर उन्होंने। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए, क्योंकि लगातार जब बात चल ही पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है जनता के बीच जाकर हर विधानसभा क्षेत्र में कि
महिला अत्याचार बढ़े हैं या फिर पेपर लीक के मुद्दे को उठाने की बात हो या फिर करप्शन की बात हो, कई चीजें ऐसी है जो वो उठा रही है बिंदु। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही कहना है, वो आंकड़े गिनाती है कि अगर एफआईआर इतनी दर्ज हो रही है तो एफआईआर पहले दर्ज ही नहीं होती थी, लेकिन अब दर्ज हो रही है, तो आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में राजस्थान में जो स्थितियां हैं महिलाओं के प्रति, महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आई है सरकार, गारंटियों में भी उनका जिक्र किया है, कहाँ उनको पाते हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए। राजस्थान राज्य एक पहला राज्य है जो सबसे ज्यादा कड़ा कानून लेके आए, संपत्ति जब्त करने का, वो सारी चीजें लेके आए, सजा देने का। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, हमने कार्रवाई की, लोगों को जेल के पीछे भी भेजा। एसओजी ने शानदार काम किया, खुद हाई कोर्ट ने माना है। इनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एसओजी अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने नकार दिया। लेकिन ये सब राजनीतिक चीजें हैं, कोई मुद्दे हैं नहीं। विकास इतना कराया है, पॉलिसीज इतनी शानदार दी है पब्लिक के लिए, पब्लिक बोल रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम, अब क्यों राज्य बीजेपी के राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं, अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। हमारी मेडिकल स्कीम 25 लाख रुपए का दुर्घटना, 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख का दुर्घटना बीमा। तो वाकई में प्रदेश भर में इस चीज का लाभ लोगों को मिला है। और एक अंतिम सवाल के साथ में आज की खास मुलाकात का अंत करेंगे, क्योंकि बात हो रही है चुनावों की, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? जनता के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति शहर का विकास कर सकता है, सभी लोगों को साथ लेके चल सकता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका संवाद कैसा है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, लोगों के साथ कैसे वो मिलता है, लोगों के बीच में कितना घूमता है, उसकी उपलब्धता क्या है, उसके टाइमिंग्स क्या हैं, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो मैं कह सकता हूँ, उसके आधार पर कह सकता हूँ, मैं 100% क्या, मैं 200% निश्चित हूँ। मेरी कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे लोकदल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम की मेहनत, जनता का जो मेरा विश्वास जो मैंने प्राप्त किया है, और हमारे परिवारजनों का और शुभचिंतकों का भी जो योगदान है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरी जीत सुनिश्चित है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए, अपनी बातें भी कही और साथ ही ये भी बता दिया कि मन में क्या है। आत्मविश्वास वाकई में परिलक्षित हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। तो देखिए, खास मुलाकात में आप डॉक्टर सुभाष गर्ग को सुन रहे थे, क्योंकि अब चुनावी समय बहुत नजदीक है। 25 नवंबर को वोटिंग है और भरतपुर विधानसभा सीट से चूंकि प्रत्याशी वो हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 3 दिसंबर का इंतजार करते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास वाकई में बातों के जरिए और जनता के मूड के जरिए नजर तो आया। आज की खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।